अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम आज पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये एफसी के पेपर 6 में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फॉल होते हैं और वहाँ ये आर्टिकल 12 to 35 कवर करते हैं। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो बाय बर्थ ही एक इंसान को मिल जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, क्रीड, कास्ट, कलर वगैरह। दैट मीन्स किसी भी ऊंच नीच के बगैर ये हर किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को गारंटी के साथ मिलते हैं। ठीक है। और जो ये राइट्स जो है ये अगर कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं कि फलां बंदा जो है राइट्स को वायलेट कर रहा है, इनके खिलाफ जा रहा है, तो उस बंदे के खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि ये राइट्स जो है हर किसी को गारंटी के साथ मिलते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं, तो ये बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिलते हैं, जस्टिसेबल है, यानी हम कोर्ट में भी जा सकते हैं इनके रिगार्डिंग जस्टिस लेने के लिए। तो इस वजह से ये बेसिक राइट्स कहे जाते हैं। या हम इन बेसिक राइट्स को, क्योंकि हर किसी को मिलते हैं, बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं, बिना किसी ऊंच नीच के मिलते हैं, और इनके वायलेशन के खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो इन्हें हम फंडामेंटल का नाम देते हैं। ठीक है। तो हम इन्हें कहते हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। बेसिकली या हम कहेंगे एक्चुअली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है। पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, छठा राइट टू प्रॉपर्टी, और सातवां राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन इन 7 में से आज हमारे पास 6 ही राइट्स है। जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है उसे डिलीट किया गया, उसे खत्म किया गया। ठीक है। कब खत्म किया गया उसे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर उसे खत्म किया गया और इसे बेसिक फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। तो प्रेजेंटली हमारे पास जो है कितने राइट्स फिर बचेंगे? हमारे पास खाली 6 फंडामेंटल राइट्स ही बचते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भला इस राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों डिलीट किया गया? इसको इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि ये एक हिंड्रेंस पैदा कर रहा था टुवर्ड्स द गोल ऑफ सोशलिज्म। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोशलिज्म का वर्ड आया है, उसको अचीव करने में, यानी कि सोशलिस्ट बनने में हमारी कंट्री को ये काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा कर रहा था। मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि राइट टू प्रॉपर्टी अगर अभी तक रहता तो गवर्नमेंट को हर एक बंदे को राइट के अंडर प्रॉपर्टी देनी थी, यानी हर किसी को लैंड देना था या प्रॉपर्टी देनी थी, सो दैट वो वहां पे रहे। है ठीक। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं थी ना कि हर एक बंदे को लैंड दिया जाए ताकि वो वहां पे रहे। तो इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया गया और इसे अब लीगल राइट बनाया गया, यानी लीगली हम ओन कर सकते हैं, हम खुद खरीद सकते हैं लीगली, हम खुद बेच सकते हैं लीगली। लेकिन एक फंडामेंटल राइट अब ये नहीं है। अदरवाइज गवर्नमेंट को हर किसी को लैंड देना पड़ता, हर किसी के लिए प्रॉपर्टी रखनी पड़ती, जो कि पॉसिबल नहीं था। ठीक है। और हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी काफी ज्यादा अक्लमंद होते हैं जिन्हें अगर एक बार प्रॉपर्टी दे दी जाती वो उसके साथ बेच देते, उसको कुछ भी कर लेते, लेकिन साइड बाय साइड वो फिर से क्लेम कर सकते थे कि फला प्रॉपर्टी मेरी इस चीज पे खत्म हो गई या कुछ हो गया उसके साथ, मुझे जी नए से प्रॉपर्टी दे दो। ठीक। तो वो चीज जो है पॉसिबल नहीं थी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया और इस राइट को खाली एक लीगल राइट बना दिया गया। तो जैसे मैंने अभी बताया, अब हमारे पास जो है कितने राइट रहते हैं? खाली 6 ही राइट रहेंगे, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्योंकि हमारा जो छठा राइट है वो एक्चुअली डिलीट किया गया, तो 7 में से बचे खाली अब 6। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन राइट्स को हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 12 से 35 के अंडर फॉल होते हैं, तो हर एक आर्टिकल के अंडर क्या क्या राइट आता है हम उसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक, तो अब पहला है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल टू स्टेट एंड डिफाइन स्टेट एक्ट। आर्टिकल 12 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जी पूरी स्टेट पे लागू होते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 12 इस स्टेट वर्ड का मतलब भी कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, all other local authorities within the territory of India or under the control of government of India। ठीक है, मैंने आपके कभी लास्ट वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि कभी हम स्टेट जो रूलिंग्स में यूज करते हैं उसका मतलब खाली हमारी स्टेट या यूटी नहीं है, उसका मतलब होता है कंट्री। अगर हम एक कंट्री के रूल्स पढ़ रहे हैं, जो सेंटर के रूल्स होते हैं, वहां पे अगर कहीं हम स्टेट पढ़ रहे हैं तो मोस्टली उसका मतलब होता है कंट्री। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरी स्टेट पे लागू है, और ये स्टेट को भी डिफाइन करता है कि स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इंडिया की, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर हर एक स्टेट की जो कि इंडिया में है, और बाकी सारी जितनी लोकल और अथॉरिटीज बाकी हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंडर फॉल होती है, यानी यूनियन टेरिटरीज वगैरह, या वो वाली लैंड या वो वाला एरिया या वो वाली गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, इन सारों को नाम दिया गया है स्टेट। दैट मीन्स वहां कुछ बचता नहीं, दैट मीन्स पूरी कंट्री पे ये लागू होते हैं। ठीक है, नाउ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये कहता है कोई भी लॉ जो है जब वो बनाया जाता है, अगर ये लगे कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस लॉ को जो है नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। ठीक है, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी लॉ जो कि मेल नहीं खा रहा होगा पार्ट थर्ड के साथ, उसे हम वाइड करार देंगे, उसे हम जो है नल करार देंगे। दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स बाय रेंडरिंग एनी लॉ नल एंड वाइड। यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए है, और ये किसी भी लॉ को नल एंड वाइड यानी कि डिलीट करार दे सकता है अगर ये लगे कि वो लॉ जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी लॉ जो है ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसमें जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाने की खदशात हो। ऑल्दो काफ़ी सारी कोर्ट रूलिंग्स हुई है इसके ऊपर, जैसे केसोनंदा केस है, तो फिर लास्टली जो इस टाइम पे या और भी है, कुछ भारतीय है, उनका नाम, उनका भी एक केस था इससे रिलेटेड कि क्या हम ये जो कोई रूल्स है जो अगेंस्ट फंडामेंटल लॉज होंगे उनको नल एंड वाइड करार दे सकते हैं कि नहीं। तो फिर काफ़ी सारी रूलिंग्स इस पे आई, कभी बोला गया हाँ, कभी बोला गया ना। तो लेकिन जो प्रेजेंटली जो रूलिंग है उसके हिसाब से, वो आई गेस केशवानंदा ही है, तो उसके हिसाब से जो है ये कहा गया है कि जो पार्ट लॉ का इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ, उस पार्ट को जो है नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। क्योंकि रूलिंग तो एक थोड़ी सी होती नहीं है, अच्छा खासा एक रूल जब बनता है, तो अगर लगे कि उसका कोई हिस्सा जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो वो हिस्सा जो है हम नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। ठीक है, यानी वो हिस्से को जो है गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक डॉक्ट्राइन बनाई गई है जिसे जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आप चाहे अगर ज़्यादा डीप जाना चाहे तो आप केशवानंदा वगैरह के केसेस पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन उनको सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको पता चलेगा कि ये केसेस वगैरह क्या थे। तो यहाँ मैं उतना डीप नहीं जाऊँगी, बिकॉज अगर हम उतना डीप जाएंगे तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंचेगा, उतने आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो दैट मीन्स अगर कोई भी रूल या कोई भी पोर्शन एक रूलिंग का फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, उसे नल एंड वाइड गवर्नमेंट करार दे सकती है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नाउ हमारे जो बाकी 6 राइट्स है जो हमें पढ़ने हैं, पहला उसमें आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, वो आर्टिकल 14 टू 18 के अंडर फॉल होते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि हर कोई बंदा इक्वल है लॉ के आगे। ठीक, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे हर कोई बंदा इक्वल है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट से कलर से हो, सारे के सारे कानून के सामने, लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, भेदभाव ऊंच नीच हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर रिजर्वेशंस क्यों रखी जाती है? तो रिजर्वेशन स्पेशल क्लासेस के अंडर रखी जाती है सो दैट अंडर प्रिविलेज्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा उससे मिले। बिकॉज अंडर प्रिविलेज क्लासेस वो होते हैं जिन्हें ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है एजुकेशन वगैरह का, जिन्हें ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है सोशल फैसिलिटीज़ का, बाकी फैसिलिटीज़ का, इसलिए उनको रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है। वो एक यहाँ पे एक्सेप्शन है इस आर्टिकल 16 में, राइट टू इक्वलिटी इन द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक एक्सेप्शन मानी जाती है वो चीज़ जो कि हम रिजर्वेशन के अंडर देखते हैं। काफ़ी सारी रिजर्वेशंस रखी होती है एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वुमन के लिए हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो आजकल तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है, ओबीसी है, एएलसी है, तो उन सब के लिए जो रिजर्वेशंस रखी गई है वो एक एक्सेप्शन मानी जाती है आर्टिकल 16 के, क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वहाँ पे रिजर्वेशंस आ जाती है, तो वो हम एक एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे लेंगे। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है इसको एबॉलिश करना है, अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ज़्यादा जो है हमारे इस्लाम रिलीजन में अनटचेबिलिटी नहीं होती, हिंदू रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा पहले हुआ करती थी, आज भी कहीं कहीं पे ये मतलब देखने को मिलती है अनटचेबिलिटी। तो ये आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, कोई भी बंदा अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है कि सारे जो भी टाइटल्स हैं उन्हें एबॉलिश करना है, कोई भी बंदा टाइटल्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकता एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स। अब आप कहेंगे जैसे हम देखते थे ब्रिटिश इंडिया के अंडर सर लिखा जाता था, सर वॉल्टर, ठीक, सर सईद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, तो ये सर उन्हें जो है एक टाइटल दिया जाता था, एजाज या ऑनरेरी टाइटल दिया जाता था। अब ये टाइटल अगर आप देखेंगे किसी को नहीं मिलता है, किसी के आगे हम सर नहीं देखते हैं। नो डाउट हम ऑफिस वगैरह में सर यूज करते हैं अपनी सीनियर्स को, टीचर्स को, दैट डजंट फॉल अंडर दिस आर्टिकल, वो अलग चीज है। लेकिन जो टाइटल्स हुआ करती थी जो कि ऑनरेरी दी जाती थी अवार्ड के तौर पे लोगों को फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क पहले पहले, तो अब उस चीज़ को जो है एबॉलिश किया गया है। तो आर्टिकल 18 जो है इस चीज़ के साथ डील करता है कि जो भी टाइटल्स हो जैसे सर, राय बहादुर वगैरह, इन सब को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इन सब को वो एबॉलिश करता है। अब हम टाइटल्स कहाँ दे सकते हैं? मिलिट्री में और एकेडमिक में। एकेडमिक में जैसे डॉक्टर, ठीक, जो हम देते हैं, या क्या कहते हैं मिलिट्री में जैसे हमारे होते हैं लेफ्टिनेंट वगैरह, कर्नल वगैरह, या जो जैसे भी हमारे टाइटल्स जो आते हैं, तो मिलिट्री और एकेडमिक में दे सकते हैं। अदरवाइज बाकी हम कहीं पे भी ये टाइटल्स नहीं दे सकते हैं अब, जो कि ऑनरेरी होते थे किसी बंदे के लिए। ठीक। दूसरा राइट, राइट टू फ्रीडम, पहला पढ़ा हमने राइट टू इक्वालिटी, अब दूसरा राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 टू 22 के अंडर फॉल होते हैं। आर्टिकल 19 जो है इसके अंडर भी 6 सब राइट्स आते हैं। तो राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी, इसके अंडर क्या आता है हमारा? फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन की, फ्रीडम हमें दी गई है कि हम विदाउट आर्म्स यानी बंदूकें वगैरह, बंदूक, गन्स, आर्म्स वगैरह के जो है उनके बगैर हम कभी भी कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियंस बना सकते हैं, हम
जो है कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी हमारे पास फ्रीडम टू मूवमेंट है, कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, हमें एक फ्रीडम दी गई इस बारे में। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, हम कहीं भी रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन जो है वो अपने ऊपर जो है ले सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन जो है इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 राइट्स जो है आर्टिकल 19 के अंडर आता है, जो कि राइट टू फ्रीडम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन मीन्स मीडिया वगैरह, प्रेस में भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, हमें कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, लेकिन उस असेंबली में कोई भी आर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए। हम एसोसिएशंस, कॉरपोरेशंस बना सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं आज़ादी से, कहीं भी रह सकते हैं, और कहीं कोई भी प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कोई भी बंदा जो है उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है एक ही गुनाह के लिए, एक ही जुर्म के लिए, जिसे हम कहते हैं डबल पनिशमेंट या डबल जियोपार्डी। ठीक है, और किसी भी बंदे को खुद के खिलाफ, मतलब उसी बंदे के खिलाफ हम एज विटनेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी बंदे को फोर्सबली उसी के खिलाफ विटनेस तैयार नहीं कर सकते हैं कि वो फोर्सबली, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ फोर्सबली, अगर कोई खुद के खिलाफ खुद ही गवाही दे रहा हो अपनी मर्जी से, दैट डजंट फॉल हियर। मैं बोल रही हूँ अगर किसी को आप फोर्सबली जो है उसको खुद के खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें जो है प्रोटेक्शन मिलती है इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि अगर जो है कोई हमने खता की, अगर हमने कोई गलती की है, तो उस गलती में खुद के खिलाफ, खुद के रिलेटेड हम प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। दैट मीन्स वकील वगैरह जो है ले सकते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 20 जो है अब 3 चीज़ों के साथ, यानी कि प्रोटेक्शन जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, डबल पनिशमेंट, और प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, आर्टिकल 21 ये प्रोटेक्शन गारंटी करता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी कि प्रोटेक्शन टू लाइफ, प्रोटेक्शन या जिसे हम कहेंगे फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम टू लिव द लाइफ, यानी कि हम आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं, हमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक राइट दिया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, और पर्सनल लिबर्टी जो हमारी खुद की आज़ादी होती है उसकी प्रोटेक्शन, और प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 21A ये जो है ये क्या कहता है कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, यानी ये उनका राइट है कि वो जो है फ्री कंपलसरी एजुकेशन हासिल करे 6 से 14 साल की उम्र में, यानी जो भी बच्चा है उसका ये राइट है कि वो उसे जो है फ्री में मिले एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक, और वो कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 इसके बाद वो क्या कहता है? आर्टिकल 22 इट डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, यानी कि अरेस्ट होना या डिटेन हो जाना केसेस में उसके खिलाफ हमारे पास राइट है कि हम जो है प्रोटेक्शन हासिल करें। ठीक, आर्टिकल 22 का सब पार्ट 1 जो है इसके अंदर हम देखेंगे 3-4 आर्टिकल्स आते हैं, सब आर्टिकल जिसे हम कहेंगे, या हम कहेंगे 3-4 चीज़ों को ये गारंटी देता है। तो पहला क्या है? ये कहता है कि कोई भी बंदा जो है अगर उसे कस्टडी में रखा गया है तो उसे ज़रूरी बताना है कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है, यानी ये हक है एक बंदे का जानना, ये राइट है एक बंदे का कि वो जाने कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। ठीक है, और उसके बाद उस बंदे को अगर एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़े, अगर वो एक एडवोकेट मांगे खुद के लिए, तो उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक तो उसे बताना है कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है, और उसे एडवोकेट भी देना है अगर वो मांगे। ठीक, 22 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया तो उससे जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट जो है उसे पेश करना, यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी कि 24 घंटों में उसे पेश करना है जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने। अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट जो है उसे प्रोड्यूस करना है बिफोर जुडिशल मैजिस्ट्रेट।
22 का थर्ड क्या कहता है कि कोई भी बंदा जो है अगर उसे अरेस्ट किया गया है, जितनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उसके लिए कस्टडी रखी है उससे ज़्यादा उसे कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बंदे को ज़्यादा टाइम को रखा जा रहा है तो वो ये क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे जो इतनी टाइम की दी गई थी कस्टडी इससे ज़्यादा क्यों रख रहे हो, तो उसके पास ये राइट है ये क्लेम करने का। ठीक, तीसरा राइट हमारा जो है राइट अगेंस्ट है एक्सप्लॉइटेशन। ठीक, एक्सप्लॉइटेशन मीन्स अगर किसी को हम एक्सप्लॉइट करें, अगर किसी का हम फायदा उठाए गलत तरीकों से, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। तो इसके खिलाफ भी हमारे पास जो है राइट दिया गया है जो कि डील करता है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है कि एक बंदे को जो है राइट है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स्ड लेबर को रोके, उसके खिलाफ उठे। दैट मीन्स आर्टिकल 23 जो है ये एक प्रोहिबिशन जो है किस पे अप्लाई करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, इंसानों की खरीदो फरोख्त, इंसानों को खरीदना और बेचना। ठीक, तो आर्टिकल 23 जो है ये कहता है प्रोहिबिशन लगाई गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे और फोर्स्ड लेबर पे, यानी जबरदस्ती काम करवाने पे। ठीक है, तो अब है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कोई भी बच्चा जो है अगर वो 14 साल की उम्र से कम है उसे फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉय नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज में उन छोटे छोटे बच्चों से काफ़ी हार्श काम कराया जाता है। तो क्योंकि हमने अभी देखा आर्टिकल 21A हमें जो है 6 to 14 ईयर्स तक बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बताता है, तो इसी वजह से आर्टिकल 24 जो है वहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि 14 साल से कम जो बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखा जा सकता है। तो पहले आर्टिकल 24 ही था, आर्टिकल 21 जो है वो बाद में इसमें जो है अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया और उसमें जो है इन्होंने 14 ईयर तक कंडीशन रखी। तो आई बात समझ, 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, यानी कि कोई भी बंदा जो है ना ही इंसानों की खरीदो फरोख्त कर सकता है और ना ही फोर्सबली उन्हें लेबर करवा सकता है। और 24 क्या कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रीज वगैरह में काम पे नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि फ्रीडम दी गई है कि कौन सा रिलीजन हम अपनाएं, कौन सा रिलीजन कोई भी बंदा अपनाए, उसको फ्रीडम दी गई है और ये आर्टिकल 25 to 28 के अंडर आता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि कोई भी बंदा जो है उसके पास ये आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करे, प्रोपिगेशन उसकी करे। ठीक है, आर्टिकल 26 वो कहता है कि फ्रीडम दी गई है कि कोई भी अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज आराम से कर सकता है, यानी जैसे चाहे वैसे अपने रिलीजन को मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 कहता है कि जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे पेमेंट्स हो उन पे टैक्स नहीं लग सकता है, यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे जो पेमेंट्स वगैरह होती है, अगर हम कहीं पे कोई मतलब जिसे हम कहेंगे डिपॉजिशंस करेंगे या कोई पेमेंट्स करेंगे, तो अगर वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड है उन पे टैक्सेस नहीं लग सकते हैं। और आर्टिकल 28 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है फ्रीडम रखी गई है कि वहाँ पे रिलीजियस जो है वर्शिप वगैरह कराई जा सके और बच्चों को ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे रिलीजियस वर्शिप सिखाई जाती है उनको अटेंड करे, जैसे मदरसा वगैरह हुआ। तो फ्रीडम इस बारे में भी रखी गई है कि एज पर रिलीजन के हिसाब से अगर किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में रिलीजन पढ़ाया जा रहा है तो वो पढ़ा सकते हैं और बच्चे वहां पे जो है आराम से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ राइट हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 29 और 30 आर्टिकल को जो है इंक्लूड करते हैं। 29 कहता है कि हम जी प्रोटेक्शन देंगे इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को, जो कि माइनॉरिटीज़ होती है ना, जो कि कम पॉपुलेशन वाले लोग होते हैं। जैसे इंडिया में सिख माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ है, हिंदूज लेकिन मेजॉरिटीज़ है। ठीक है, तो इन माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट्स होते हैं, इनके जो हकूक होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 29 के अंडर आता है। और ये जो माइनॉरिटीज़ है ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उसके लिए राइट दिया गया है किसके अंडर, आर्टिकल 30 के अंडर।
और लास्ट वाला हमारा जो आता है सिक्स्थ वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 32 टू 35 आर्टिकल के अंडर आता है। इसमें हमें ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा जो है इसे लगता है कि कोई भी जो राइट है, कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है अच्छे तरीके से एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, उसकी वायलेशन हो रही है, उसकी जो है कोई अगेंस्ट जा रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है उस फंडामेंटल राइट की जो है सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट या बाकी सारे जितने ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है कि वो रिट्स इशू करे अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 हमें कहता है। आर्टिकल 33 जो है वो क्या कहता है कि वो हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि वो मॉडिफाई करे राइट्स को इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक, 34 जो है उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है किस पे, राइट्स पे। अगर मार्शल लॉ जो है वो इन्फोर्स होगा, यानी अगर मार्शल लॉ जो है कभी लगाया गया तो उस टाइम पे राइट्स पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो उसके साथ आर्टिकल 34 गवर्न मतलब डील करता है। और आर्टिकल 35 क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है और लेजिस्लेचर जो स्टेट के हैं, ठीक है, उन दोनों में उन्होंने एक बात कही है, वो ये कहा है कि पार्लियामेंट के पास राइट है लेकिन लेजिस्लेचर्स के पास राइट नहीं है कि वो कोई भी लॉज बनाए आर्टिकल 16, 32, 33 और 34 के अंडर। जो हमने अभी पढ़े आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पढ़ा, वो 32, 33, 34 तो यहाँ पे सामने ही है। तो ये कहता है पार्लियामेंट जो है वो इन आर्टिकल्स के अंडर लॉज जो है बना सकती है, लेकिन लेजिस्लेचर्स जो है उनके पास राइट नहीं है कि वो इन आर्टिकल्स के अंडर लॉज बनाए। ठीक है, विद दिस हमारे जो ये राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, ये ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे टेक्स्ट कर सकते हैं जिसका नाम है नो द सर्विस रूल्स, या आप कमेंट सेक्शन में भी जो है अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आई रिक्वेस्ट यू ऑल के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।